दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि जो जीके का पोर्शन है वो इतना बड़ा है और इतना बड़ा होने के साथ साथ हम इसको बार बार पढ़ना भी पड़ता है और बार बार पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्सर क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि क्या कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम एक बार डाटा को पढ़ लें और वो काफ़ी समय तक याद रहे? तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक बेस्ट प्रोसीजर है। आप मेरी बात का बिल्कुल यकीन मानिए कि यदि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जैसे कि आपने पहले वीडियो को देखा और वीडियो को देखने के बाद जो आप टेस्ट लगा देंगे तो आपका जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो जब आप ये रिवीजन हो जाएगा तो आप ये बिल्कुल श्योर मानिए कि 99.5% जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल एक बार में ही तैयार हो जाएंगे और आपका जो दोबारा रिवीजन करने वाली प्रोसेस होती है उससे आप बच पाएंगे। तो मतलब रिवीजन तो खैर आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो एक बार में आप लर्न करने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। तो आप एक बार इसको जस्ट ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद जो, क्योंकि हमने टेस्ट पढ़ रखा है, उन्हीं को आप टेस्ट के रूप में लगाइए। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होती है वहाँ से आप लगा के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मुझ प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका ऑफ होना चाहिए था कि लेखक कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है बलबीर देसाई, दूसरा ऑप्शन है जेके सुब्रमण्यम, तीसरा है तवलीन सिंह और लास्ट ऑप्शन है केशव चंद्र मिश्र। तो ये जो बुक है मसीहा मोदी, ये आपकी लिखी गई है तवलीन सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बुक काफ़ी चर्चा में रही है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पहला ऑप्शन है इसके लिए अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है पूर्वी घाट और लास्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो पेरियार नेशनल पार्क जैसा कि आपको पता है किस राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। और केरल राज्य में यदि हम इंडिया का मैप करें तो ये आपके पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है। तो 21 जून को, ध्यान रखिएगा, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रही है वो आपकी रही है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये आपके जो 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसकी ये थीम है 2020 की। ध्यान रखिएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास राइट ब्रदर्स, दूसरा ऑप्शन है रेनॉल्ड बी जॉनसन, तीसरा ऑप्शन है एसन जॉर्ज हॉफ और लास्ट ऑप्शन है केन केट्रोगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एयर बैग क्या होते हैं। आपने देखा होगा जो 4 व्हीलर्स गाड़ी होती हैं तो जब उनमें एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये एयर बैग लगे होते हैं। तो अब कुछ गाड़ियों में केवल ड्राइवर सीट्स पे लगे होते हैं, कुछ गाड़ियों में पूरे को कवर करता है ये एयर बैग, क्योंकि जब किसी गाड़ी को झटका लगता है तो ये एयर बैग स्टीयरिंग से बाहर निकल आते हैं और ड्राइवर की और उसके साथ में जो बैठे हुए हैं मेंबर, उसके पैसेंजर, उनकी ये क्या करते हैं, जान बचा सकते हैं। तो इनका जो आविष्कार किया था वो एसन जॉर्ज हॉफ ने किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है सोडार, दूसरा ऑप्शन है सर्किल, तीसरा ऑप्शन है क्लोज और लास्ट ऑप्शन है टू स्टेप। तो गूगल के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सोडार ऐप को लॉन्च किया गया था, क्योंकि कोरोना जो वायरस आपका चल रहा है इसमें आपको 2 मीटर की दूरी के लिए इसने ये इंडिकेट कर देता था। तो ये सोडार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सना मॉरिन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड और लास्ट ऑप्शन है इंग्लैंड। तो जो सना मॉरिन है ये किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? ये आपकी फिनलैंड की। कहाँ की हैं? फिनलैंड की हैं। ठीक है, तो ये सना मॉरिन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा किसने लागू की थी? पहला ऑप्शन है वेलेजली, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस और लास्ट ऑप्शन है रिपन। अब सभी लोग इनके आगे लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड का मतलब कहते हैं भगवान, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। लेकिन मैं तो कहता बिल्कुल मत लगाइए, ये लॉर्ड क्या भगवान थे क्या हमारे? तो हम इसको इनके आगे लॉर्ड लगाएं। तो डायरेक्ट इनका नाम लिखिए, वेलेजली, डलहौजी, कॉर्नवालिस और रिपन। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा लागू की थी ये रिपन ने की थी। किसने की थी? रिपन ने। तो ऑप्शन डी है। हाँ, ये मान सकते हैं, अगर हम और जो आपके जनरल थे उनसे ये काफ़ी अच्छे थे रिपन, इनका जो स्वभाव था काफ़ी बढ़िया था। तो इनके बारे में जानते हैं हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में। प्रशासन की इकाई जिला स्थापित की गई थी एवं इसकी प्रशासन व्यवस्था जिलाधिकारी के अधीन की थी। किसके द्वारा? स्थायी बंदोबस्त की प्रथा की हो रही है। और बस 1882 में, ध्यान रखिएगा, ईयर था 1882 में
रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गए एवं जिला बोर्डों की स्थापना की गई। स्थानीय शासन द्वारा स्वशासन व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि एक नीचे लेवल पे जो वर्क किया अच्छे काम के लिए वो रिपन ने स्टार्ट कराया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, दूसरा ऑप्शन है गंगा प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है बनवारी लाल पुरोहित और लास्ट ऑप्शन है फागू चौहान। तो जो वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं ये आपके गंगा प्रसाद हैं। कौन है? गंगा प्रसाद। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक ये पर्वतीय राज्य है, ठीक है। और इसका जो मैप का अगर हम आकार देखें तो ये अंगूठे के आकार का है। किस आकार का है? अंगूठे के आकार का है। और इसका पड़ोसी में एक देश लगा हुआ है भूटान भी इसके दक्षिण पूर्व भाग में टच करता है। इसके गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय प्रेम सिंह तमांग हैं। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम के बारे में 3 चीज़ आपको याद रखनी है, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है? एसी करंट, ठीक है। और दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है? डीसी करंट, ठीक है, जो बैटरियों वगैरह में होता है, ठीक है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डायनेमो द्वारा, तीसरा है दोलक द्वारा और लास्ट ऑप्शन है दिष्टकारी के द्वारा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है ये दिष्टकारी के द्वारा किया जाता है। यदि आपने साइंस पढ़ा होगा इसके पहले कहीं तो आपको पता होगा कि दिष्टकारी क्या होते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नौसेना अभ्यास गार्डियंस 2020 किन 2 देशों के मध्य हुआ? पहला ऑप्शन है फ्रांस व अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस और जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका व भारत और लास्ट ऑप्शन है चीन व पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता होगा गार्जियंस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गार्जियंस। तो अब इसको याद करने का सबसे सरल तरीका मैं बताता हूँ। जैसे करेक्ट ऑप्शन तो आपका क्या है? चीन और पाकिस्तान। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो गार्डियन कौन बना हुआ है इस समय? चीन बना हुआ है। पाकिस्तान पर कोई भी प्रॉब्लम आती है चीन सामने आ जाता है। तो जो चीन की मतलब पाकिस्तान की देखभाल कर रहा है चीन कर रहा है और चीन उसका गार्जियंस के रूप में काम कर रहा है। तो गार्जियंस 2020 जो आपका युद्ध अभ्यास हुआ है नौसेना के बीच में ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में के किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? अरे सिंपल में आपसे कहें कि पहली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायमूर्ति का नाम पूछा गया है। तो काफ़ी ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, दूसरा ऑप्शन है फातिमा बीबी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास लीला सेठ और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अन्ना चांडी। तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति रही हैं वो है लीला सेठ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी और दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछे कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो लीला सेठ थी, ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म आपका 20 अक्टूबर 1930 को लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और ये पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन जब बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। जो लंदन बार एग्जामिनेशन होता है उसमें उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। किसने? लीला सेठ ने। तो काफ़ी फेमस महिला रही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अकबर पदमसी जिनका 6 जनवरी 2020 को निधन हो गया है वह कौन थे? अकबर पदमसी काफ़ी फेमस कौन थे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साहित्यकार, चित्रकार, राजनेता या फिर अभिनेता। तो अकबर पदमसी हैं ये आपके चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अकबर पदमसी जिनका जन्म 12 अप्रैल 1928 को हुआ था और जो डेथ उन चित्रकारों में से थे जो जीवन पर्यंत अपना समय अध्ययन, मनन और कला रचने में लगाते थे, नए प्रयोग भी करते थे और जिनकी रुचि अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक से अधिक माध्यमों में बनी रहती थी। वह चित्रकार होने के साथ साथ एक फिल्मकार भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिनेता लिखा, लेकिन अभिनेता का मतलब होता है एक्टर, ठीक है। तो फिल्मकार में और भी कई सारी पोस्ट होती हैं। तो अगर आपको इनमें से पहले प्रेफरेंस दी जाए, अगर चित्रकार नहीं होता तो दूसरे ऑप्शन पर आप अभिनेता टिक करते, लेकिन पहले ऑप्शन पर आपको चित्रकार ही लगाना है क्योंकि इनका जो प्रोफेशनल वर्क था वो चित्रकारी का ही था। अकबर पदमसी चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनलिन से या मेलानिन से। तो आपने देखा होगा कि हर जगह के जो लोग होते हैं, जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाइए या आप किसी जैसे साउथ अफ्रीका में चले जाइए या आप ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में चले जाइए, तो यहाँ के लोगों का कलर आपको भिन्न भिन्न मिलेगा। जहाँ आप ऊपर नॉर्थ साइड वाले क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे सर्दियाँ या ठंडा माहौल रहता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। और अगर आप साउदर्न वाले पार्ट में चले जाइए या जो बिल्कुल बीच में पार्ट हैं हमारे जो मेडिटेरियन लाइन है उसके बीच में, तो वहाँ पे अक्सर जो आपको लोग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? काले मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा पदार्थ उनके बॉडी में, स्किन में पाया जाता है जिससे उनका रंग गोरा और काला हो जाता है? तो ये होता है आपका मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन। तो जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उसका स्किन का कलर होगा उतना ही कैसा होगा? ब्लैक होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा,
संविधान के किस अनुच्छेद को अभी हटा दिया गया जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था? सभी को इसका आंसर आ गया होगा। तो कौन था? आर्टिकल 370। कौन सा था? आर्टिकल 370 था, जिसको जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया। और इसको ये दो भागों में बांट दिया। ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप देख रहे हैं, यहाँ से आपका दो भागों में बट गया है। ठीक है, ये दूसरा वाला ये यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख, और जो पहला है ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो मतलब कौन से इसी हिल स्टेशन है? पहला है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या इलायची। तो जो पंचमढ़ी आपका हिल स्टेशन है, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटक यानी कि टूरिस्ट प्लेस है। यह ब्रिटिश राज्य के ज़माने में एक छावनी रही है, मतलब यहाँ पे सेना रुकती थी उनकी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी कहलाता है। क्या कहलाता है? सतपुड़ा की रानी। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन ए पंचमढ़ी करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय नीति का संबंध है? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन से, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास के नियोजन से, और लास्ट ऑप्शन है सरकार की आय या व्यय से। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजकोषीय नीति होती क्या है। अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। मतलब सरकार कितना क्या उनके सोर्स रहेंगे आय के, और कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगी। तो सरकार का जो आय और व्यय का संबंध है वो राजकोषीय नीति से है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10 और लास्ट ऑप्शन है 15। तो ध्यानचंद पुरस्कार 2020 का चयन किया गया है 15 खिलाड़ियों के लिए किया गया है। कितने खिलाड़ियों के लिए किया गया? 15 खिलाड़ियों के लिए किया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो मिलना स्टार्ट हुआ था ये आपका 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2 जनवरी 1954 से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, मैं पिछले शायद 19 या 20 सेट में इसको करा चुका हूँ। तो जो म्यांमार की मुद्रा है वो आपकी क्या है? कियात है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? नाय पियेडा है। और इसके राष्ट्रपति वर्तमान में, म्यांमार के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? विन मिंथ है। कौन है? विन मिंथ। याद रखिएगा, पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया आपका। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 8वीं, 9वीं, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। एक्चुअली में जो क्वेश्चन आपका पूरा था वो क्या था? दल बदल। क्या था? दल बदल करके, मतलब कि जो एक पार्टी के मेंबर दूसरे पार्टी में पहुंच जाते हैं तो उनको किस अनुसूची के द्वारा अयोग्य ठहरा दिया जाता है। मतलब कि जो विवरण दिए गए हैं कि वो अयोग्य कब कहलाया जाएगा, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो दल बदल अयोग्यता का जो बात है वो पूरा क्वेश्चन था। तो ये आपकी 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। तो इसको खैर एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब? 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जोड़ा गया था। यह दल बदल क्या होता है? और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है कि लोग अगर एक पार्टी से इलेक्ट होकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना ही, ताकि संसद की जो स्थिरता है वो बनी रहे, यानी कि जो डिसबैलेंस हो जाता है पूरे संसद में उसको बचाया जा सके। तो इसीलिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची किसका? दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 66वां, दूसरा 56, तीसरा 77 और लास्ट ऑप्शन है 55। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जो इस समय रैंकिंग रही है भारत की, वो 77वीं रैंकिंग रही है। कौन सी नंबर की रही है? 77वीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, वो क्या है? वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है रिचर्ड जेम्स ने, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, पीटी फैंसफर्थ ने या जॉर्जेस द मेस्टॉल ने। तो जो वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था ये चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? तो फर्स्ट T20 जो वर्ल्ड कप होता ये आपका जीता था आपके अपने प्यारे देश भारत ने। किसने जीता था? भारत ने जीता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो पहला T20 वर्ल्ड कप विनर इज द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, झूलती मीनार किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गोलकुंडा, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर अहमदाबाद। तो झूलती मीनार ये आपकी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और जैसे कि पता है कि गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात का एक फेमस शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद, और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एडिशनल जानकारी में हम इसको याद रख सकते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को।
ठीक है। और यहीं पे आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पे, गुजरात में ही, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी आपकी कहाँ पर है, गुजरात में। चलिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, झूलती मीनार, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, दूसरा ऑप्शन है बीसी सान्याल, यामिनी रॉय, या फिर अवनींद्री नाथ ठाकुर। तो नंदलाल बोस ये एक बंगाल शैली के अग्रदूत इनको कहा जाता है, क्योंकि क्या थे, इसके बारे में हम इनके बारे में जानते हैं। नंदलाल बोस भारत के आधुनिक कलाकारों में अग्रणी थे। नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में हुआ था। कहाँ पे? बिहार के हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर में हुआ था। इनके पिता पूर्णचंद्र बोस आर्किटेक्ट थे, एक दरभंगा के महाराजा के रियासत के मैनेजर भी थे, ठीक है। और 16 अप्रैल 1966 को नंदलाल बोस जी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 मुंगेर में, डेथ कोलकाता में, ठीक है। अब ये पश्चिम बंगाल से जो कि क्योंकि बिलोंग करते थे, तो इसीलिए इनको बंगाल शैली का अग्रदूत कहा जाता था, ठीक है। ये कलाकार थे आपके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आखिरी क्वेश्चन है हमारा 25, वेदों की ओर चलो किसका नारा है? सिंपल क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। तो वेदों की ओर चलो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए, तो आज आई होप आप दोस्तों को ये टेस्ट बढ़िया लगा होगा। तो हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर आपको याद करने हैं, जितने आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, आप सोचते हैं कि इसको ये मुझे एग्जाम तक याद बने रहें, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस टेस्ट को लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसमें से आपके 99% जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट होंगे और आपको याद भी बने रहेंगे। आपका रिविजन भी आपको दोबारा इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 26 में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, तैयारी अपनी करते रहिए, और यदि हमारे परिवार के साथ आप नए आए हों तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।